हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। इंद्रा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी का नया चैप्टर और इसकी इकाई 4 है, जिसमें इकाई 4 का नाम है आजीविकाएं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। इस क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इकाई 3 में पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायत और स्थानीय नगर प्रशासन या नगर पंचायत के बारे में जाना, बेसिक चीज़ें। अब हम आजीविकाओं के संदर्भ में बात करेंगे आज। और इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई कमी है तो हमें अपना कमेंट करके बताएं, हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से पूरी करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को पसंद किया जाना है। तो शुरुआत करते हैं। आजीविकाएं। आजीविकाओं की अगर हम बात करें तो आजीविकाएं कई तरीके की होती हैं। आपने देखा होगा, आपके माता पिता आपके लिए आजीविका के रूप में आप अगर पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आजीविका के रूप में खाना खिलाते हैं, तो वो आप कमाते हैं, फिर आपको खाना खिलाते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, बड़े होके आप अपने पैरों पे जब खड़े होते हैं, तो पैरों पे खड़े होके जब खुद भी अपने लिए कमाते हैं, अपने माता के लिए, पिता के लिए भी कमाते हैं, या अपने घर के अन्य सदस्य उनके लिए देखभाल करते हैं, ज़रूरतों के हिसाब से उनकी सहायता करते हैं। सबसे पहले आजीविका का मतलब है आप स्वयं से ही अपना और अपने परिवार या आपसे जो जुड़े लोग हैं, ठीक है, आपके साथ रहने वाले लोग हैं, उनका आप आजीविका कैसे चलाते हैं, या आप स्वयं इंडिपेंडेंस कैसे हैं, खड़े हो जाएं अपने पैरों पे। ठीक है, आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं कि आप खड़े हो जाएं अपने पैरों, कमाने लगें, आगे बढ़ने लगें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आजीविकाओं से जुड़ी हुई। अब ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। और तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि अनेक तरह की विविधताओं पर, पहले पार्ट में क्या था, विविधता वाले सेक्टर में था ना, तो विविधता पर नज़र डाली थी। इस पर विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के वहाँ लोगों काम धंधे के पर कैसे असर पड़ता है। जैसे आपके एक क्षेत्र में होगा, ठीक है, टीचर भी होगा, कृषक भी होगा, व्यापारी भी होगा, दुकानदार भी होगा, टिफिन सर्विस भी होगा, चाय वाला भी होगा। तो ये सब अलग अलग हो सकता है, वर्ग के हुई हों, अलग अलग धर्म के लोग हों, तो वहाँ काम धंधे पर भी असर पड़ता है, वहाँ के समाज पर भी ये सब असर कैसे पड़ता है, इस चीज़ों पे आप विविधता में पढ़े थे हम लोग। फिर हम वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। पता लगा कोई पढ़ा लिखा है लेकिन उसे आजीविका कमाने के लिए नौकरी नहीं मिल रही या काम नहीं मिल रहा, तो ये मौसमी बेरोजगारी, अगर कोई ऐसे बेरोजगार है कोई, ठीक है, बेरोजगारी भी कई तरीके की होती है, कभी मिला काम, कभी छूट गया काम, तो वो समय के हिसाब से होता है। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं। जैसे परिस्थितियों का मतलब है, जैसे नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, ठीक है, यहाँ भी वही काम कर रहा है, यहाँ भी वही काम कर रहा है, तो परिस्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ एक जैसी मिलेंगी, जबकि कल्चर अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग है, तो ये सब चीज़ें अलग हैं, समस्याओं का सामना कर सकते हैं और वो ये भी देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक ग्रामीण समाज है, इसमें मछली पालन हो रहा है, ये पेड़ पौधे हैं, इधर भी है, इधर खेत में किसान है, इधर क्या है, इधर और भी काम हो रहे हैं। तो अलग अलग समय के अलग है ये रोजगार। देखिए छोटे मोटे उद्योग धंधे टाइप के लोग हैं। तो ऊपर दी गई तस्वीरों में आप देखते हुए दिखा सकते हैं कि कामों का वर्णन कीजिए। पहला, खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो खेती से जुड़े नहीं हैं उनको अलग सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में आपने लोगों को किस तरह के काम करते हुए देखा। आप गए होंगे, अगर कभी गाँव से होंगे तो देखा हुआ कि कोई किसी खेत में कुछ है, किसी खेत में कुछ है, कोई और बो रहा है। खेती करने के साथ साथ अपने पशुओं को भी पालते हैं, पशुओं को पालने के साथ साथ और व्यापार भी, छोटे मोटे उद्योग धंधे भी करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आपने देखा ही होगा। अब आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा, उनका चित्र बनाइए। ठीक है, एक समझने के लिए है, आपको समझ लें, ग्रामीण का एक चित्र आपके दिमाग में इमेजिनेशन या चित्र बन जाए कि कैसे गाँव, एक जैसे तमिलनाडु की कहानी है, कलपट्टू गाँव है,
तो समुद्र तटीय इलाका है, तो इसमें लोग यहाँ तरह तरह के काम करते हैं। हमने थोड़ी सी कहानी आपको निकाली है। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी क्या होती है, खेती होती है, और टोकरी, बर्तन, घड़े, बैलगाड़ी, ये सारी कहानियाँ समझ बेस के लिए हैं। आपको आगे इसमें समझ विकसित होगी और कुछ नहीं। ठीक है, कलपट्टू के लोग नर्स भी हैं, शिक्षक भी हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं, नई साइकिल ठीक है, नाई भी हैं, साइकिल ठीक करने वाले भी हैं, लोहार के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं। कुछ दुकानदार यहाँ व्यापारी भी हैं, जैसे क्या चाय, सब्जी, कपड़े की दुकानें भी हैं, बीज और खाद भंडार की, चाय और जहाँ टिफिन खाने पीने को मिलता है, ये चीज़ें भी हैं। अब हम अगर बात करें गांव की आजीविका अधिकतर खेतों से जुड़ी हुई है। आपको खेतों देखने को क्या मिलेगा, दक्षिण भारत में आम, नारियल, काफ़ी बाग हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में जाओगे तो आम के भी हैं, नारियल, काफ़ी के बाग मिलते हैं आपको। और काफ़ी आपको देखा होगा पर्वतीय या दक्षिण भारत में ही मिलती है उगी हुई, खासकर कर्नाटका रीजन में आपको काफ़ी मिलेगी, केरला के रीजन में थोड़ी बहुत मिलेगी। ठीक है, कपास, गन्ना, धान, केला जैसी और भी कई अन्य फसलें हैं, खेती होती है। वहीं उत्तर भारत में धान, गेहूँ, मोटे अनाजों के साथ साथ बागवानी फसलों में खासकर आम की खेती, केले की खेती, अन्य और अब तो बहुत सारी खेतियाँ होने लगी, लीची की भी खेती होती है, अन्य फलों की सब्जी होती है। इनके साथ साथ इन सभी लोग पशुपालन का भी कार्य करते हैं, चाहे दक्षिण भारत के हों, चाहे उत्तर भारत के लोग हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग हों। ठीक है, तो इसी एक कहानी है। ठीक है, इसको गलती से आ गया, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको पता है, कुछ पूछा जा चुका पीटी में, यूपीएससी में भी। ठीक है, लोगों के साथ पशुपालन भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन क्या करते हैं, इसमें लोगों की मदद करता है, जिससे वह खेती की जरूरतों को पूरा कर सके। और क्या करें, भारत के अन्य हिस्सों में दूध की उपलब्धि भी हो सके। ठीक है, ये लोग अपने साथ साथ अपने ज़रूरतों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी दूध उपलब्ध कराते हैं। भारत में खासकर दूध उत्पादन में अधिकतर हिस्सा छोटे पशुपालकों द्वारा या मजदूरों द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, आपको ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ के बताया है कि भारत में जो दूध उत्पादन होता है वो अधिकतर फुटकर किसान, जैसे छोटे छोटे किसान होगा जिसको 2 भैंस 2 गाय होंगी। ठीक है, या 2 गाय, 1 भैंस 1 गाय होगी, तो 1 भैंस का गाय दूध वो बेच देते हैं और 1 गाय का दूध वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, या पलट देते हैं कि भैंस का दूध बेचेंगे तो गाय का दूध अपने, गाय का बेचेंगे तो भैंस के लिए, या दोनों थोड़ा थोड़ा बेच देते हैं, मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है उन्हें खासकर पशुपालन करने में बढ़ावा देती है। ठीक है, पशुपालन का एक खास तरीका ये है कि जिनके पास भूमि नहीं वो पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी जीवन की आजीविका को पालते हैं और अपनी आय का एक साधन बनाते हैं और मानते भी हैं। ठीक है, और अच्छा आय आमदनी होती है। ग्रामीण लोग अक्सर क्या होते हैं, इन सब कामों के लिए होते हैं कि साहूकारों से फंस जाते हैं। जैसे गाँव में खेती करते हैं, गाँव में खेती करने वाले लोगों के साथ एक समस्या रहती है कि पैसा जो भी आता है वो खेती में लगता रहता है। उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है तो गांव के साहूकारों से लेते हैं, आसपास के साहूकारों से लेते हैं, तो साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं। तो होता क्या है कि एक बार कर्ज लिया और जो प्रोडक्शन हुआ उन्होंने वो खेत या तो बेच दिया और उससे किसान साहूकार का चुकाया तो खेत में प्रोडक्ट जो बीज खाद भंडार लगा वो सब कहाँ से निकले। तो एक चैन सर्किल बन जाती है और वो धीरे धीरे साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं और चलता रहता है सर्किल। ठीक है, ये टूटता नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया और ये भारत सरकार का, इसे भास्कर गलत लिख गया। ठीक है, ग्रामीण विकास बैंक को बढ़ावा देकर उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे वो क्या है, साहूकारों से मुक्ति पा सकें और कर्ज ग्रामीण किसान खाद बीज भंडार पशुपालन के कार्य कर सकें। अब तो सरकार ने क्या काम किया है, अब तो बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेटाइज सेक्टर को जो और बैंक हैं उनको कोर बैंकिंग एरिया और ग्रामीण सेक्टर का सार बैंकिंग भी उन्होंने कहा है, एक गाइडलाइन जारी की है सरकार ने कि आपको इतने % अपनी शाखाएं गाँव में खोलनी होगी और बैंकिंग सेक्टर में गांव की खोलने के साथ शाखाओं को में लोगों को इतना लोन देना होगा सरकार को, इसलिए सरकार को लोन देना होगा कि वो लोग इससे कृषि में बढ़ावा दे सकें, कृषि के उपकरण खरीद सकें, मॉडर्न खेती कर सकें, अच्छे बीज अच्छी खाद खरीद सकें। ये सरकार बढ़ावा दे रही। सरकार अभी आगे और भी किसानों की कैसे मदद करेगी आपको बताएंगे। ठीक है, आपको ये कहानी है कि शेखर परिवार के लिए क्या काम करता है। ठीक है, बीच में कहानी आई थी तो ये उसमें कुछ खास ऐसे आपको देख सकते हैं, इसमें नहीं लगता शेखर शहर के बाजार से अपना धान क्यों नहीं बेच पाता। ठीक है, ये सारी कहानी इन सब चीज़ों से जुड़ी है। शेखर की बहन मीना ने व्यापारी से उधार लिया था परंतु अपना धन उसको नहीं बेचना चाहती है। ठीक है, धान नहीं बेचना चाहती थी। व्यापारी ने एजेंट से कहा कि वह अपना धान उधार चुका देगी
अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी एजेंट के बीच को लेकर क्या बातचीत होगी, दोनों को तथ्यों को सुनाएं। ये साहूकार के एजेंट थे, इससे चलता है मामला। आपको शेखर और तुलसी के बीच के जीवन में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, ठीक है। तुलसी की उधर कहानी थी, यहाँ शेखर की कहानी है। आपको इस उत्तर में निम्नलिखित आधार दे सकते हैं। वही साहूकार वाली कहानी है, ठीक है, जो मैंने इसमें सिर्फ ये वाली इतनी सुनाई है। और उनके पास कितनी ज़मीन है, और उनको उधार क्यों नहीं लेना पड़ता है, उनकी कमाई का साधन क्या है, और दूसरों की ज़मीन पर क्या काम करने की ज़रूरत है उन्हें, जब वो साहूकार के चंगुल में फंस जाएंगे, ठीक है। नहीं लोग जो है तो अपनी खेती क्या होती है, उनके पास गिरवी रखनी पड़ती है, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। इसी तरीके से गाँव में लोगों को फंसाते हैं। अब हम देखेंगे, अगर पहले लोग ग्रामीण लोगों के से ही वही पुराने बीज लिखा है, बीज है, ठीक है, बीज को खरीद कर अपने खेतों में बुआई करते थे। पहले लोग क्या करते थे, अपने खेत में जो भी बोते थे उसका कुछ हिस्सा वो अपने अगले साल खेत में बोने के लिए रख लेते थे। तो ये बीज कई सालों तक चलता रहता था, इससे बीज की उत्पादकता कम हो जाती थी, और जिससे उनके खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होती थी, और समय पर कर्ज को वापस नहीं कर सकते थे, जिससे किसान साहूकार के चंगुल में फंस जाता था, और यहाँ एक पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रिय श्रृंखला का जन्म ले लेता था, ठीक है। इस श्रृंखला को ब्रेक करने के लिए सरकार ने किसानों को अपने आवश्यक किसान सेंटर द्वारा अच्छे बीज साथ ही कौन सी जमीन पर कौन सी कृषि करनी चाहिए बढ़ावा देकर सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी की। आज छोटे किसान भी अपने छोटे छोटे खेतों को अच्छी आय और कृषि की उपज कमा लेते हैं, ठीक है। इन सबके लिए सरकार ने आज क्या किया, किसान कॉल सेंटर खेले, ठीक है। उसके द्वारा किसानों की समस्याएं पूछते हैं, नंबर दे रखा है, 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं पड़ता है, इसकी पैसा सरकार पे करती है। दूसरा ये है कि इसमें सरकार के साथ कौन सी ज़मीन पर क्या बोएं, कौन सी सीज़न में क्या बोएं, इसके बाद ज़मीन की उत्पादकता में बीज और खाद, कैसी ज़मीन है, इन सब के लिए सरकार ने एक योजना भी लॉन्च की कि घर घर तक एक जो है भूमि की जांच के लिए एक लैब है, ठीक है। आप या तो उस लैब में अपनी ज़मीन की कुछ मिट्टी भेज सकते हैं, पता लगेगी कि इसमें कितनी उर्वरकता है, कौन सी खाद की कमी है, इससे लोग वही खाद डालेंगे। ऐसे होता क्या है, गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं, पता लगा होती है किसी और खाद की ज़रूरत और डाल कोई और खाद देते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ उत्पादकता और कम हो जाती है पहले से जितनी हो रही थी, क्योंकि वो चीज़ और ज़्यादा हो गई है। भारत में खेतियार मजदूर, आपको पता है कि गांव में भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से जो लगभग 2 परिवार खेतियार मजदूर हैं। खेतियार मजदूर का मतलब ये है कि वो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों खेतों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इनमें से कई भूमिहीन भी होते हैं और बहुत सारे भूमिहीन होते हैं, कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हों। ये ज़मीन है, ठीक है। और छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों, ठीक है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% किसान यही हालत है। भारत के लिए केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं, उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेच दिया जाता है। और क्या होता है, कई बड़े जमीन किसान ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद और पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। उधार दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आपने कह सकते हैं कि भारत में के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल हमने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि भारत, आपके विचार में क्या ये मत सही है कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं, ठीक है। आप अपनी राय अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, या आप विचार व्यक्त कीजिए कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं। आपकी राय की स्थिति, आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, या भारत सरकार ने इसमें क्या क्या प्रयास किए हैं, और आपने और कोई राय दे सकते हैं। तो 2-3 तरीके से यहाँ क्वेश्चन मेंस का बनता है, पीसीएस और यूपीएससी का, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग, और उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों के जीविका महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, खेती के साथ साथ लोग, उदाहरण के लिए कहें कैसे, मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती के साथ जंगल की उपज दोनों जीविका के रूप में महत्वपूर्ण साधन है। जैसे महुआ बीनने, ठीक, खेती भी करते हैं वहाँ के लोग, और जब जंगल चले गए तो महुआ बीन लिए, तेंदू के पत्ता इकट्ठा कर लिए, शहद निकाल लिए। ये सब क्या करते हैं, व्यापारियों को बेच देते हैं। इनकी ये अतिरिक्त आय होती है, और
ये साथ साथ पशुओं को भी पालते हैं, जिन पे पशुओं को जंगल में हरा चारा मिल जाता है, चराने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, तो पशुओं से भी आय प्राप्त हो जाती है, पशुओं पर भी निर्भर रहता है। तो इस तरीके से इनकी आय के 2-3 हिस्से तरीके हो जाते हैं। इसी प्रकार सहकारी समिति, ठीक, कि वो ये सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण इनकम या साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में तथा गाँव में मछली पकड़ने तथा इनको बाजारों में बेचने का काम किसान और व्यापारी करते हैं, अपनी आय का बहुत बड़ा स्रोत बनाते हैं। ठीक है, अपनी आय का बहुत बड़ा ये स्रोत है, आप ये समझते हैं। और इसके बाद बात करें नागालैंड में, देखिए सीढ़ी नुमा खेती का आपको बताएं। सीढ़ी नुमा खेती जो पर्वतीय इलाके हैं, हिमाचल, उत्तराखंड और क्या नाम ये जम्मू और कश्मीर, खासकर जितना हिमालय के एरियाज रीजन है या इधर, तो या दक्षिण भारत में आप चले जाओगे तो यहाँ सीढ़ी नुमा खेती होती है। इनमें धान उगाने सीढ़ी नुमा खेती होती है, आपको देखा होगा सीढ़ी नुमा बनाते चले जाते हैं ऐसे, और आप इन सीढ़ियों के सारे आप पर्वत पे भी चढ़ जाएंगे और अच्छी प्रोडक्शन भी होती है यहाँ पे। तो एक गांव है नागालैंड का जिसका नाम है चियामी, ठीक है, और ये नागालैंड के फेक जिले में है। गांव के में रहने वाले लोग क्या हैं, चखेंसंग समुदाय के हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी के ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में, जैसे है इतनी ज़मीन छोटी सपाट में ली, फिर थोड़ी देर चले, फिर एक सीढ़ी नुमा बना लिया, ठीक है, एक मेड़ टाइप का हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ऐसे खेती करते हैं और बांट दिया जाता है, उसको ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए, और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है ये चीज़। अब चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन ये इकट्ठे होकर अपने एक दूसरे के साथ खेतों में काम करते हैं। जैसे यहाँ एरिया में जितने भी लोग होंगे, ये पहाड़ पे जिसका भी खेत होगा तो इस गांव के सभी लोग जाएंगे, इनकी मदद करेंगे, तो यही सब लोग मिलके इसके खेत दूसरे खेत में मदद करेंगे, ठीक है। ऐसे करके ये लोग खेती करते हैं समुदाय एक दूसरे की मदद से। और खरपतवार साफ करके जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह मिलकर बैठकर खाना भी खाते हैं लोग और संगीत भी सुनते होंगे। और जब तक काम खत्म नहीं हो पाता तब तक ये चलता रहता है। अब देखिए हमने 2 चित्र और मारे हैं, लगाए हैं आपके लिए। देखिए समुद्र तटीय इलाका है, यहाँ मछली पकड़ रहे लोग। ये कोई लेडी है जिसने यहाँ से मछली पकड़ी और ये अपनी मछली बेचने बाजार में लोग खरीद रहे, इसको पैसे मिलेंगे इसके। अब शेखर और रोना दोनों के बीच परिवारों में उधार क्यों लेना पड़ता है, ठीक है, उधार का चक्कर वही है। आपको पता है कि आपको जो खेत में लगा है या तो सूखा पड़ा या आपको तो आप साहूकार के चक्कर में फंसे। तो सुनामी आई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई ऐसी, तो सरकार प्राकृतिक आपदा कराने पर सरकार लोगों को मुआवजा भी देती है, बाढ़ आने पर मुआवजा देती है, आपको पता है। अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं, कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो, हम इसके लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता रहता है। बुआई की और कटाई के समय में लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और एक दूसरे का काम का बोझ कम होता है। लोगों के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम जीवन की स्थिति, परिस्थितियाँ, उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाए जाते हैं। कारण है समस्याएं कैसे हैं, देख सकते हैं आप कैसे खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेती करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई, कुटाई, अच्छी फसल। लेकिन ये सब क्या है, ऋतु भाग चाहिए। पता लगा ऋतु आई है, वर्षा ऋतु में है, वर्षा हो रही तो आदमी खाली बैठा है, ठीक है, ना रुराई रुपाई ना बुराई, कुछ खेतों में काम नहीं मिला, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का सीजनल बेरोजगारी होती है। यही समानताएं यहाँ भी हैं। दूसरा खेती क्या है, खेती पारंपरिक तरीके से करते हैं, यहाँ भी वर्षा पर निर्भर है, यहाँ भी वर्षा पर निर्भर है। तो यही काफ़ी समानताएं हैं और यही इनकी जटिलताएं हैं। लेकिन आज इसमें बदलाव आ गया है, हम सभी लोग देखते हैं इस चीज़ को। अब जैसे लोग कैसे ज़िंदगी भर कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये आम बात पर निर्भर करता है कि भी जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है,
लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों पर व्यापार, अन्य काम, उधार धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। हम सभी को ये चीज़ पता है। अब अभ्यास के प्रश्न है, क्या आपने देखा और क्या आप संभवतः इस बात पर जोर दिया कि कलपट्टू के गाँव लोग खेती के अलावा कई काम करते हैं? इसके 5 कामों की सूची बनाइए। आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि भारत में जैसे खेती की क्या विभिन्नताएं हैं, खेती की में क्या कहाँ भारत में इतनी सांस्कृतिक व्यवस्था होने के बाद या इतनी जो जागृत जिसे कहते हैं कि भौगोलिक भिन्नता होने के बाद भी भारत के कई हिस्सों में खेती में समानता दिखाई देती है। इसका कारण पूछ सकते हैं जैसे कलपट्टू लिखा है, कलपट्टू पर नाम विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। जैसे भारत में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी सूची बनाइए। और सब इसमें पूछ सकता है कि क्या आपकी राय में सही है कि ये सब खेती पर निर्भर होने की वजह से इसमें गरीब और अमीर नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ये, सॉरी। इसमें पूछा सकता है भारत, क्या आप इस राय से सहमत है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर निर्भर है, ठीक है, और गरीबी का काफ़ी हिस्सा कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों पर आता है, वो गरीब माने जाते हैं? क्या आप इस पे अपनी चर्चा कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर लिखा है इसमें कल्पना कीजिए आप मछली बेचने वाले। इसमें पूछा जा सकता है कि भारत में मत्स्य उद्योग कहाँ तक फला फूला है, यह चर्चा कीजिए। और भारत में मत्स्य उद्योग के फलने फूलने की क्या संभावना है, ठीक है, इस पे अपनी राय दीजिए। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है मेंस में। तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, अन्य साधनों का अभाव है। भारत में पूछा जा सकता है कि ग्रामीण मजदूर तो भारत में जो ग्रामीण हैं उनको गरीबी होने का कारण क्या है और इनकी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और अभी तक कहाँ तक इसमें सरकार को सफलता मिली है, ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपने इस किताब में इस समानता के बारे में, तुलसी, ये सब कहानी है, बस आप समझ लीजिए। आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों के लिए कर मुक्त, हाँ, ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग सेवा कहाँ तक पहुँचा दी है या कहाँ तक कारगर साबित हुई है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है और यही सब यूपीएससी के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं या पीसीएस के। सो थैंक यू, बात में, और बाय बाय, गुड नाइट।